हाँ भाई देखिए, आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो एग्जाम्पल 7 है कि यदि सी एक वृत्त मॉड जेड माइनस इक्वल टू 2 हो तो फलन जेड क्यू माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा के लिए कॉसी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। देखो आपको ये जो फंक्शन एफ जेड दिया गया है इसके लिए हमें कॉसी समाकल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन एफ जेड है इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार। यहाँ एफ जेड इक्वल टू है जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा। ये जो आपका एफ जेड है इसको आप देख सकते हैं, ये जेड में बहुपद फलन है और हम जानते हैं कि बहुपद फलन यदि परिभाषित हो तो सर्वत्र संतत होता है, इसलिए एफ जेड विश्लेषिक होता है, इसलिए जो एफ जेड है सर्वत्र विश्लेषिक है। तो हम देख सकते हैं कि चूंकि एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक है, एफ जेड सर्वत्र विश्लेषिक है। अब हमें इस एफ जेड का इंटीग्रेशन करना है इस वृत्त मॉड जेड माइनस इक्वल टू 2 के अनुदिश। तो इसके अनुदिश इंटीग्रेशन करना है तो देखिएगा, चूंकि वृत्त आपके पास में है मॉड जेड माइनस 1 इक्वल टू 2। अब यदि हम इसको चर घातांक के रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो सीधी सी बात है, मापांक कटाएंगे आप लोग यहां से, तो जेड माइनस 1 इक्वल टू 2 और जैसे ही आप लोग मापांक कटाएंगे तो कोणांक अगर थीटा हो तो आप यहां लिखेंगे e की पावर आयोटा थीटा है ना। जैसे ही सपोज ध्यान रखो, जब भी मोड जेड इक्वल टू आर होता है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जेड इक्वल टू आर e की पावर आयोटा थीटा, यदि आर्ग्यूमेंट क्या हो आपके पास में थीटा। तो जेड माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 e की पावर आयोटा थीटा। अब इसका अवकलन अगर कर दिया जाएगा तो dz इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, e की पावर आयोटा थीटा का अवकलन हो जाएगा आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। और अब हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ जेड क्यूब माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर माइनस 5z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिए जो वृत्त है यहाँ पर सी, और वृत्त के अंदर आप जानते हैं थीटा का मान होता है 0 से 2 पाई तक, तो थीटा का वैल्यू पुट कर दोगे आप लोग यहाँ 0 to 2 पाई, यहाँ dz इक्वल टू। अब देखिए भाई इसमें वैल्यू पुट करिए जेड क्यूब, तो सबसे पहले जेड का वैल्यू पुट करोगे यहाँ से जेड माइनस 1 इक्वल टू 2 e की पावर आयोटा थीटा है, तो यहाँ से z इक्वल टू आपके पास में जाएगा 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा और इसका होल क्यूब, फिर है माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर, तो माइनस आयोटा जेड स्क्वेयर, जेड का वैल्यू हो गया 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा होल स्क्वेयर माइनस 5z, तो माइनस 5 और इंटू जेड का वैल्यू पुट करिए तो 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा और प्लस 2 आयोटा, तो प्लस 2 आयोटा। इसके बाद में आपके पास में यहाँ dz, और dz को हम लिख देंगे 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास में 0 to 2 पाई हो जाएगा। इसका हम प्रसार कर लेंगे a प्लस बी का होल क्यूब, तो यहाँ से आप लोग जैसे प्रसार करेंगे तो देखिए सबसे पहले आता है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है, सबसे पहले उसमें a क्यूब आता है यानी 1 का जो क्यूब है 1 आ जाएगा, प्लस 3a स्क्वेयर बी, तो 3a स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर 1 ही हो जाएगा और b का मतलब ये आ जाएगा। तो इसको जैसे आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6 e की पावर आयोटा थीटा, प्लस इसके बाद में जो टर्म्स आपके पास होता है 3ab स्क्वेयर, तो 3a का मतलब 1 हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 e की पावर 2 आयोटा थीटा, तो मैं यहाँ लिख दूँ इसको ऑल करके तो ये हो जाएगा 12 e की पावर 2 आयोटा थीटा और प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब करोगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 और ये हो जाएगा e की पावर 3 आयोटा थीटा, ठीक है भाई। और फिर है माइनस आयोटा, इसका प्रसार करिए आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर से जाएगा 1
प्लस 2ab जब हम करेंगे तो जाएगा फॉर e की पावर आयोटा थीटा, और प्लस बी स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा फॉर e की पावर 2 आयोटा थीटा -5 और इंटू 1 प्लस 2 e की पावर आयोटा थीटा प्लस 2 आयोटा और इंटू यहाँ से देखिए 2 आयोटा कांस्टेंट है तो हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं यहाँ 2 आयोटा e की पावर आयोटा थीटा डी थीटा इक्वल टू 2 आयोटा इंटीग्रेशन लिमिट आप कर देंगे 0 to 2 पाई। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा भाई। अब देखिए सबसे पहले यहाँ से हम कांस्टेंट देख लेते हैं एक बार। कांस्टेंट अगर देखेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा भाई, तो ये आ गया 1। फिर इसके बाद में यहाँ से देखिए ये 1 है, जब माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास में जाएगा माइनस आयोटा। इसके अलावा -5 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपके पास में जाएगा -5 और प्लस यहाँ से आ गया 2 आयोटा, तो ये 2 आयोटा। ठीक है, लेकिन बाहर देखिए मल्टीप्लाई में e की पावर आयोटा थीटा था, इसलिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा से, तो e की पावर आयोटा थीटा और प्लस इसके बाद में जो e की पावर आयोटा थीटा का टर्म्स है इसको हम लोग लिखेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6। इसके बाद में देखिए e की पावर आयोटा थीटा को यहाँ से देखिए भाई, यहाँ से आप देखोगे तो 4 e की पावर आयोटा थीटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर आयोटा थीटा का जो गुणांक है ये आपके पास में जाएगा -4 आयोटा। इसके अलावा यहाँ से देखिए भाई ये 2 e की पावर आयोटा थीटा -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास में जाएगा -10। e की पावर आयोटा थीटा हमने कॉमन ले रखा है, तो बस यही टर्म्स थे। अब ये जो e की पावर आयोटा थीटा हमने जो कॉमन लिया है वो इस e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा e की पावर 2 आयोटा थीटा। इसके अलावा हम ये वाला टर्म्स देखेंगे अब e की पावर 2 आयोटा थीटा का, तो e की पावर 2 आयोटा थीटा हम कॉमन लेंगे और जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो फिर क्या बनेगा भाई, देखो यहाँ से आ जाएगा 12, तो ये लीजिएगा 12। इसके अलावा यहाँ से देखिए ये रहा e की पावर 2 आयोटा थीटा, तो यहाँ गुणांक इसका 4 और ये माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा -4 आयोटा। इसके अलावा और कोई e की पावर 2 आयोटा थीटा नहीं है तो बस यही आ जाएगा, और e की पावर 2 आयोटा थीटा जब इस e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा e की पावर 3 आयोटा थीटा। नेक्स्ट हम देखेंगे e की पावर 3 आयोटा थीटा का टर्म्स जो कि केवल और केवल यही है, इसके अलावा और कोई टर्म नहीं है यहाँ, तो इसको आप लिख देंगे एज इट इज तो जाएगा एट e की पावर। अब ये 3 आयोटा थीटा जब e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e की पावर 4 आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमें, तो एक बार मैं इनको हटा देता हूं भाई। अब देखिएगा LHS में आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ z³ माइनस आयोटा z स्क्वायर -5z प्लस 2 आयोटा dz इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास में। इसको लिख दीजिएगा, सबसे पहले आ जाएगा 2 आयोटा इंटीग्रेशन लिमिट आपका 0 से 2 पाई है। हल करिए इसको, देखिए 1 - 5 बन जाएगा -4 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा तो प्लस आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। नेक्स्ट 6 - 10 तो ये हो जाएगा -4 तो प्लस -4 आयोटा तो -4 आयोटा e की पावर 2 आयोटा थीटा। 12 - 4 आयोटा तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ प्लस 12 - 4 आयोटा e की पावर 3 आयोटा थीटा, और नेक्स्ट प्लस 8 e की पावर 4 आयोटा थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, ये इंटीग्रेशन हमारे पास में बना है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना हमें, सॉल्व किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। सबसे पहले ये -4 प्लस आयोटा तो कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन देखेंगे e की पावर आयोटा थीटा का, तो मैं यहाँ करके बता देता हूँ आपको एक बार अलग से। तो चूंकि e की पावर आयोटा थीटा इसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं 0 to 2 पाई में डी थीटा इक्वल टू, तो देखिएगा
क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, जरा ध्यान देना भाई। हम जानते हैं ई की पावर आयोटा थीटा का जो इंटीग्रेशन है ये ई की पावर आयोटा थीटा ही होता है, और चूंकि थीटा का गुणांक आयोटा है इसलिए आप आयोटा से डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन आयोटा बन जाएगा, और लिमिट इसका आप 0 से 2 पाई कर देते हैं इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। अब देखो जो ई की पावर आयोटा थीटा है इसको आयलर प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका जो लिमिट है ये आपके पास में 0 से 2 पाई हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा। अब देखिए अपर लिमिट यहाँ से आप 2 पाई करोगे तो कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1, प्लस आयोटा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 होता है, और आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस लोअर लिमिट में 0 करेंगे तो सबसे पहले cos 0 का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1, प्लस आयोटा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू होता है 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दोगे बन जाएगा 0 इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा, ये बन गया 1, माइनस 1 प्लस 0 से आ गया 1, इसको सॉल्व कर दिया कितना आ गया भाई 0। तो आपने देखा ई की पावर आयोटा थीटा का जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास में क्या होगा 0, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से ई की पावर 2 आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन आप करते हैं 0 आएगा, ई की पावर 3 आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन करोगे 0 होगा, ई की पावर 4 आयोटा थीटा का इंटीग्रेशन करोगे क्या होगा 0। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 और ये भी 0, तो टोटल इंटीग्रेशन आपके पास में क्या हो जाएगा 0। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ z³ माइनस आयोटा z² माइनस 5z प्लस 2 आयोटा dz इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में जो फंक्शन था इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया भाई 0। और कॉची समाकल प्रमेय भी क्या कहती है हमें कि अगर दिए गए वृत्त जो आपको जो प्रदेश दिया जाता है, जैसे यहाँ पर मोड z-1 इक्वल टू 2 है, इसके अंदर यदि f अंदर तथा ऊपर यदि fz विश्लेषिक है तो फिर इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ये 0 होना चाहिए, और यहाँ हमने देखा इसको सोल्व करने पर इंटीग्रेशन कितना आया 0। इसका मतलब कॉची समाकल प्रमेय सत्यापित होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल है यदि fz इक्वल टू z² प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z-2, तो क्या कॉची प्रमेय को लागू किया जा सकता है जबकि नंबर फर्स्ट है समाकल का पद c एक वृत्त मॉड z इक्वल टू 3 हो, और सेकंड है समाकल का पद c एक वृत्त मोड z इक्वल टू 1 हो, और प्रत्येक अवस्था में इंटीग्रेशन ऑफ fz dz के मान के बारे में क्या कहा जा सकता है यह भी बताइए। तो देखिए भाई सबसे पहले तो आपको जो फंक्शन fz है इसको देखिए जरा ध्यान से, हमें बताना है कि इसमें हम कॉची प्रमेय को लागू कर सकते हैं कि नहीं। तो फंक्शन fz को देखिएगा, हम इसको जैसे ही देखते हैं z इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि आप इसमें जैसे ही z इक्वल टू 2 करते हैं तो fz आपके पास में इन्फिनिट हो जाएगा, क्योंकि हर में 0 बनेगा z इक्वल टू 2 करेंगे तो z इक्वल टू 2 करने पर fz डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे कि z इक्वल टू 2 पर फलन विश्लेषिक नहीं है। तो चूंकि fz z इक्वल टू 2 पर विश्लेषिक नहीं है, z इक्वल टू 2 पर विश्लेषिक नहीं है। अब हमें बताना है कि क्या इसमें कॉची प्रमेय को लागू किया जा सकता है। तो पहली कंडीशन के लिए जांच करते हैं हम लोग। तो पहली कंडीशन है इसमें समाकल का पद c क्या है वृत्त मॉड z इक्वल टू 3। तो अब अगर ये z इक्वल टू 2 इस वृत्त के अंदर अगर आता है तो कॉची प्रमेय नहीं लगा सकते, और अगर z इक्वल टू 2 वृत्त के बाहर आता है तो फिर हम कॉची समाकल प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो अब जांच करेंगे कि ये जो z इक्वल टू 2 है इस वृत्त के अंदर है या बाहर। ध्यान दीजिए भाई, वृत्त है मॉड z इक्वल टू 3, इसका मतलब वृत्त का केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 3 इकाई है। तो ध्यान दीजिए भाई 0 0 को केंद्र लेकर के अब 3 त्रिज्या का कोई भी जो वृत्त बनाओगे तो z इक्वल टू 2 इस वृत्त के अंदर ही आएगा, क्योंकि z इक्वल टू 2 का मतलब हुआ इस मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी 2 इकाई है। तो यहाँ पर देखो भाई त्रिज्या का मतलब ये दूरी जो 3 इकाई है, तो जो दूरी 2 इकाई होगी वो इस वृत्त के अंदर ही आएगी ना कहीं। तो z इक्वल टू 2 वृत्त के
अंदर स्थित है। तो चूंकि z इक्वल टू 2, वृत्त मॉड z इक्वल टू 3 के अंदर स्थित है, और मॉड z इक्वल टू 3 के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो इस वृत्त के अंदर विश्लेषिक नहीं है, क्योंकि वृत्त के अंदर विश्लेषिक कहने का मतलब वो प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक होगा। तो यहाँ प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है, वृत्त के अंदर। तो लिख दीजिएगा, इसलिए एफ जेड वृत्त मॉड जेड इक्वल टू 3 के अंदर विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। और भाई इसके अंदर विश्लेषिक नहीं है, इसका मतलब कौशी प्रमेय लागू नहीं किया जा सकता, और कौशी प्रमेय लागू नहीं कर सकते, इसका मतलब एफ जेड का जो इंटीग्रेशन है ये 0 नहीं होगा। तो इसलिए कौशी समाकल प्रमेय लागू नहीं किया जा सकता, कौशी समाकल प्रमेय लागू नहीं किया जा सकता, और कौशी समाकल प्रमेय लागू नहीं हो सकता, इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ सी जेड स्क्वेयर प्लस 5z माइनस 6 अपॉन z माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया आपका पहला कंडीशन, यानी पहली स्थिति में इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये 0 नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति की हम चर्चा करते हैं। तो सेकंड में देखिए आपको दिया हुआ है समाकल का जो पद सी है ये मॉड z इक्वल टू 1 है। तो सेकंड स्थिति की अगर हम देखें तो यहां सी वृत्त मॉड z इक्वल टू 1 है। तो देखिएगा, सबसे पहले तो जांच करिए z इक्वल टू 2 इस वृत्त के अंदर स्थित है या नहीं। तो चूंकि अब की बार वृत्त मॉड z इक्वल टू 1, इसका मतलब वृत्त का केंद्र तो 0 0 है और त्रिज्या 1 है। तो इकाई त्रिज्या का वृत्त ये आपने बना दिया। इसका मतलब जो z इक्वल टू 2 होगा, z इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु से यानी कि 0 0 से बिंदु की जो दूरी है वो 2 इकाई है। अब त्रिज्या चूंकि 1 है, इसका मतलब 2 इकाई दूरी जो होगी वृत्त के बाहर होगा कहीं ना कहीं z इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि z इक्वल टू 2 वृत्त मॉड z इक्वल टू 1 के बाहर स्थित है। ठीक है, मॉड z इक्वल टू 1 के बाहर स्थित है z इक्वल टू 2। और आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन एफ जेड है z इक्वल टू 2 के अलावा प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है, एनालिटिक है। तो यहां पर देखिएगा, इसका मतलब हुआ इस वृत्त के अंदर प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक है, और इसके ऊपर भी यानी परिधि पर भी एफ जेड कैसा है, विश्लेषिक है। इसलिए मॉड z इक्वल टू 1 के अंदर तथा ऊपर प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक है, प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक है। ठीक है भाई, इसके प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड विश्लेषिक है, और प्रत्येक बिंदु पर अगर विश्लेषिक है इसका मतलब कौशी समाकल प्रमेय लागू किया जा सकता है। इसलिए कौशी समाकल प्रमेय, इसलिए कौशी समाकल प्रमेय लागू किया जा सकता है। ठीक है भाई, कौशी समाकल प्रमेय लागू किया जा सकता है। और अगर कौशी समाकल प्रमेय लागू कर सकते हैं इसका मतलब होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वेयर प्लस 5z प्लस 6 अपॉन z माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जैसे ही कौशी समाकल प्रमेय अगर लागू हो सकती है तो फिर इंटीग्रेशन जो होगा ये क्या हो जाएगा, 0। हाँ भाई, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, फलन 5 sin 2z के लिए कौशी समाकल प्रमेय का सत्यापन कीजिए। यदि c एक वर्ग है जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा तथा -1 प्लस माइनस आयोटा है। देखिए भाई क्या बनेगा, फंक्शन तो आपको दे दिया है कि एफ जेड इक्वल टू है 5 sin 2z,
और अब इसके लिए हमें कॉची समाकल प्रमेय का सत्यापन करना है, और जिसके लिए आपको दे दिया है सी क्या है, एक वर्ग है जिसके शीर्ष 1 प्लस माइनस आयोटा तथा -1 प्लस माइनस आयोटा है। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्ग बनेंगे जिसके शीर्ष आपको दिए गए हैं। तो देखिए भाई वर्ग हम बना रहे हैं, वर्ग किस प्रकार से बनाएंगे ध्यान दो। शीर्ष है 1 प्लस माइनस आयोटा, यहाँ देखिए दो सम्मिश्र संख्या है, एक तो 1 प्लस आयोटा है, दूसरी 1 माइनस आयोटा है। तो जो 1 प्लस आयोटा होती है इसको हम एक बिंदु के कोऑर्डिनेट के रूप में लिखते हैं 1 1। तो 1 प्लस आयोटा का मतलब आपके पास में पॉइंट होगा यहाँ पर 1 1, तो ये लीजिएगा 1 1। दूसरा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा को एक बिंदु के रूप में अगर हम लिखें तो आप लिखेंगे 1 और आयोटा का जो गुणांक है ये आपके पास में है -1। तो 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 को अगर आप लोग देखेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा 1 माइनस 1। नेक्स्ट फिर यहाँ से दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक तो -1 प्लस आयोटा, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो -1 और आयोटा का जो गुणांक है ये आपके पास में आ जाएगा +1। तो बिंदु आपके पास में बना -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, ये -1 और एक y के वैल्यू +1 है। इसके अलावा एक पॉइंट आपके पास में जो होगा -1 माइनस आयोटा, तो ये आ जाएगा -1 भाई -1 और आयोटा का जो गुणांक है ये भी -1, तो -1 ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर के हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग बना देंगे। तो इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर के हमने वर्ग बना दिया है, ये लीजिएगा, ठीक है। और सपोज ये पॉइंट है ABCD, तो ये वर्ग हमारे पास में बन गया ABCD। तो इस वर्ग के अनुदिश हमें इसका इंटीग्रेशन यहाँ करना है। तो सबसे पहले तो जो फंक्शन fz है, इस फंक्शन fz आपको दिया हुआ है 5 sin 2z है, ठीक है। और इस वर्ग के लिए हमें क्या करना है, कॉची समाकल प्रमेय का सत्यापन करना है। तो इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin 2z dz इक्वल टू, देखिए ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखो 5 तो कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकता हूँ sin 2z dz। तो वर्ग AB का मतलब हुआ कि सबसे पहले AB के अनुदिश होगा, BC के अनुदिश, CD के अनुदिश और DA के अनुदिश, तो वर्ग बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो वर्ग के अनुदिश इंटीग्रेशन करने का मतलब ये जो इंटीग्रेशन है चार भागों में डिवाइड होगा, एक बार AB के अनुदिश होगा, एक बार BC के अनुदिश होगा, एक बार CD के अनुदिश होगा और एक बार DA के अनुदिश होगा। तो सबसे पहले AB के अनुदिश आप लोग कर देंगे, प्लस 5 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2z dz BC के अनुदिश, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2z dz CD के अनुदिश, ठीक है। एक बार मैं इसको यहां से हटा देता हूं, और नेक्स्ट फोर्थ जो इंटीग्रेशन होगा +5 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2z dz dA के अनुदिश, ठीक है भाई। और अब इसको सोल्व करिए, तो इक्वल टू 5। अब सबसे पहले तो हम इन पथ के बारे में बताएंगे, AB पर क्या होगा, BC पर पथ क्या होगा, CD पर पथ क्या होगा और DA पर पथ क्या होगा, इसके बारे में हम एक बार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम AB की चर्चा करते हैं। तो AB को जरा ध्यान से देखिएगा भाई, AB पर अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इस AB के प्रत्येक पॉइंट पर आपको y का जो वैल्यू मिलेगा हमेशा -1 मिलेगा, क्योंकि x अक्ष के समांतर है, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पर स्थिर रहेगा और वो y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, -1। तो AB पर y इक्वल टू रहेगा कितना, हमेशा -1। तो इसका अवकलन अगर आप लोग कर देंगे तो dy इक्वल टू हो जाएगा 0, इसलिए z इक्वल टू, अब देखिए भाई z हम लोग जानते हैं x प्लस आयोटा y होता है, z क्या होता है, x प्लस आयोटा y। तो इसका अवकलन अगर आप लोग करते हैं तो dz हो जाता है dx प्लस आयोटा dy। तो देखिए अब z इक्वल टू x प्लस आयोटा y का वैल्यू यहाँ -1 है, तो ये आपके पास में जाएगा माइनस आयोटा। इस x प्लस आयोटा y में y का वैल्यू -1 करेंगे तो x माइनस आयोटा आपके पास में बन जाएगा।
इसलिए डी जेड इक्वल टू, देखो इसको आप डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई लिखोगे तो डी एक्स और प्लस डी वाई जीरो हो गया, तो डी जेड इक्वल टू आपके पास में आ गया डी एक्स। और x का जो मान है, अब dx है ना dz, तो x का वैल्यू देखिए ए बी पर x का मान कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां पर समाप्त हो रहा है, तो x का मान आप देख सकते हैं -1 से लेकर के +1 तक है, तथा x का मान -1 से +1 तक है। ठीक है भाई, तो ये हमने बात करी ए बी की। अब हम बात करेंगे बी सी की। तो BC पर, अब BC को जरा ध्यान से देखिए, चूंकि YX के समांतर है BC, इसका मतलब इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट स्थिर रहेगा और x कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में 1 है, तो BC पर x इक्वल टू आ गया 1, इसका मतलब dx इक्वल टू हो जाएगा 0, और dx इक्वल टू 0 हो गया, इसलिए z इक्वल टू देखिए अब क्या बनेगा, z इक्वल टू, भाई z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है और x का वैल्यू यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा y, देन dz इक्वल टू, भाई dx इसमें 0 हो चुका है, तो dz आपके पास में बचेगा आयोटा dy, और आयोटा dy आया तो y का मान देखिएगा, y का मान आपके पास है -1 से लेकर +1 तक, तो आयोटा dy तथा y का मान -1 से +1 तक है। ठीक है भाई, ये हमने BC की चर्चा कर ली। अब हम फाइंड करेंगे CD पर। तो CD पर, अब CD को देखिए जरा ध्यान से, भाई CD पर आप लोग देख सकते हैं, चूंकि x अक्ष के समांतर है CD, इसलिए CD के प्रत्येक बिंदु पर y कोऑर्डिनेट स्थिर रहेगा, और y का वैल्यू आप यहां देख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में 1 है, तो y इक्वल टू आ गया 1, और इसका मतलब dy इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो x प्लस y का वैल्यू 1 कर देंगे तो आयोटा हो जाएगा, और dz इक्वल टू, इसमें dy को अगर आप 0 कर देंगे तो dz इक्वल टू आ जाएगा dx, और dx आ गया तो x का मान देखिएगा, यहाँ +1 था और यहाँ हो गया -1, तो x का मान आप करेंगे +1 से -1 तक, -1 से +1 आप इसको नहीं लिख पाएंगे, ध्यान रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन की जो दिशा है वो C से D की तरफ है, इसलिए x का मान हम लिखेंगे +1 से -1 तक, तथा x का मान +1 से -1 तक है। ये हमने चर्चा करी CD की, और अब हम देखेंगे DA को। तो DA पर आप लोग देख सकते हैं कि DA जो है YX के समांतर है, YX के समांतर, इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर x कोऑर्डिनेट सेम होगा, और x कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब x इक्वल टू कितना है यहाँ -1, तो x इक्वल टू -1, इसका मतलब dx इक्वल टू 0, इसलिए z इक्वल टू, देखो भाई z इक्वल टू है x प्लस आयोटा y, अब x का वैल्यू अगर -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा y, इसलिए dz इक्वल टू, देखो dx में dx प्लस आयोटा dy है, तो dx अगर 0 हो जाएगा तो dz आपके पास बचेगा आयोटा dy, और y का जो मान है DA पर, ये आपके पास में +1 से -1 तक है, तथा y का मान +1 से -1 तक है। ठीक है, ये हमने चारों जो पथ थे ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों की हमने चर्चा कर ली, और अब वैल्यू पुट कर देंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin 2z dz इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए हमने देखा था स्टार्ट में, ये सबसे पहले ए बी के अनुदिश था, तो ए बी के लिए लिखिएगा, अब ए बी पर देखिएगा, यहाँ लिख रहे हैं आप sin 2z, तो ये तो 5 और sin 2z, z का वैल्यू पुट करिए ए बी से, तो ए बी पर z इक्वल टू x माइनस आयोटा है, तो x माइनस आयोटा, और dz, तो dz का वैल्यू पुट करोगे dx हो जाएगा,
और साथ ही में जो x का मान है ये -1 से +1 तक है, तो लिमिट आप कर देंगे -1 से +1। इसके बाद में हम देखेंगे BC पर, तो BC पर आप देख सकते हैं x = 1 dx = 0। इनको मैं हटा देता हूं एक बार, तो इसको मैं हटा रहा हूं भाई यहां से। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो सेकेंड इंटीग्रेशन आपके पास में आ जाएगा +5 इंटीग्रेशन। अब BC पर लिख रहे हैं हम आपकी बार, तो अब BC पर आप देख सकते हैं z = आ गया था 1 + i/y, तो ये हो जाएगा sin 2, z का वैल्यू पुट कर दिया 1 + i/y और dz आपके पास में आ गया i/dy। तो i तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया हमने, और ये आपका dy। y का जो मान है -1 से +1 तक था, इसलिए लिमिट आप कर देंगे -1 से +1। थर्ड इंटीग्रेशन को देखिएगा, थर्ड इंटीग्रेशन है आपका CD पर, तो CD पर जब लिखेंगे तो प्लस, CD पर आपने देखा है z = x + i/, इसलिए ये हो जाएगा 5 sin 2, z का वैल्यू पुट किया x + i/, और dz = है dx, तो dz = dx, और x का जो मान है 1 से -1 तक है, तो ये आ गया 1 to -1। इसको हटा देता हूं मैं एक बार, और अब आपका जो फोर्थ इंटीग्रेशन है ये था प्लस, फोर्थ इंटीग्रेशन DA पर है, और DA पर आप देख सकते हैं z = -1 + i/y, तो ये हो जाएगा +5 sin 2z, तो z का वैल्यू पुट किया -1 + i/y, और dz = i/dy, तो i कांस्टेंट है, dy y का वैल्यू पुट करोगे +1 से -1 तक, तो ये +1 से -1 आपके पास में आ चुका है। ठीक है, बस अब इन इंटीग्रेशंस को हमें सोल्व करना है, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं इधर से। हाँ, तो अब इसको सोल्व करिए, देखो तो ये आपके पास में जाएगा सबसे पहले 5। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो ये जो 4 इंटीग्रेशन है इनमें से 2 इंटीग्रेशन x के सापेक्ष है और 2 इंटीग्रेशन y के सापेक्ष है, तो जो 2 इंटीग्रेशन x के सापेक्ष है उनको दोनों को एक जगह लिखेंगे, और जो 2 इंटीग्रेशन y के सापेक्ष है इनको दोनों को एक जगह हम लोग कर लेंगे। तो देखिए 5 तो कॉमन आ जाएगा, और इंटीग्रेशन लिमिट यहाँ -1 to 1 है, तो यहाँ आ जाएगा sin 2 से मल्टीप्लाई अगर कर लें तो 2x - 2 i/, यहाँ से सेकेंड इंटीग्रेशन देखिएगा, लिमिट है यहाँ 1 to -1, जबकि लिमिट यहाँ हमने -1 to 1 लिखा है, तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ लिखने के लिए लिमिट हमें इसके -1 to 1 बनानी पड़ेगी। तो हम जानते हैं जैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट को आप चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये जो प्लस है ये आपके पास में हो जाएगा माइनस, साइन 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा, तो 2x + 2 i/, dx, और +5 फिर से इनको दोनों को जब लिखेंगे y वाले को एक जगह, तो 5 फिर से कॉमन आ जाएगा और साथ में i/, भी है, तो 5 i/, और इंटीग्रेशन लिमिट आपके पास -1 to 1 साइन 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आ जाएगा 2 + 2 i/y। फिर यहां से देखिएगा यहां जो लिमिट है 1 to -1 है, इसको अगर हम चेंज करें -1 to 1 अगर बनाएं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, या प्लस की जगह आपके पास में आ जाएगा माइनस और बन जाएगा साइन 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 + 2 i/y dy। ठीक है भाई, अब इन दोनों, अब इसको हल करने के लिए यहाँ सर्वसमी का यूज करेंगे हम लोग, तो 5 -1 to 1, आप जानते हैं साइन x - y, साइन x cos y माइनस cos x साइन y होता है, तो यहाँ अगर आप यूज करते हैं तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन 2x cos 2 i/, माइनस cos 2x sin 2 i/, और फिर माइनस यहाँ भी यूज करिए, यहाँ अगर यूज करोगे तो हो जाएगा sin 2x cos 2 i/, प्लस cos
2x साइन 2 आयोटा dx, ठीक है। प्लस दूसरा इंटीग्रेशन लिखेंगे तो प्लस 5 आयोटा, लिमिट यहाँ आपका -1 to 1 है, और फिर से यहाँ साइन x प्लस वाई का सर्वसमी का यूज़ करिए, तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन 2 कॉस 2 आयोटा वाई प्लस कॉस 2 साइन 2 आयोटा वाई, और फिर माइनस, इसको हटा देता हूं मैं एक बार। तो अब देखिए माइनस फॉर्मूला यूज करोगे तो साइन -2 और साइन -2 माइनस साइन 2 बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, देखिएगा, या ऐसा देख सकते हैं आप साइन x माइनस वाई, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 2 आयोटा वाई कॉस 2 माइनस कॉस 2 आयोटा वाई साइन 2 डी वाई, ठीक है भाई, x माइनस वाई के फॉर्मूले से। तो x का मतलब 2 आयोटा वाई और y का मतलब -2, तो फॉर्मूला ये वाला आपके पास में बन जाएगा। अब एक बार मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ भाई। और अब देखिए भाई 5, अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये साइन 2x cos 2 आयोटा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है साइन 2x cos 2 आयोटा, तो ये हो जाएंगे आपके पास में कैंसिल। इसके अलावा देखिए माइनस कोस 2x साइन 2 आयोटा और ये भी माइनस कोस 2x साइन 2 आयोटा, तो दोनों -2 हो गए, और -2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10, लिमिट -1 to 1, बचा आपके पास में cos 2x साइन 2 आयोटा dx, और प्लस इसी प्रकार से इस दूसरे इंटीग्रेशन को देखिए भाई, साइन 2 cos 2 आयोटा y, ये तो पॉजिटिव है, और ये रहा साइन 2 cos 2 आयोटा y, ये भी पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दोगे 2 हो जाएगा, और 2 इस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 10 आयोटा। इंटीग्रेशन लिमिट आपका -1 to 1 है, साइन 2 cos 2 आयोटा y dy, और सेकेंड जो टर्म्स है आपका cos 2 sin 2 आयोटा y पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों इंटीग्रेशन को सोल्व करिए तो इक्वल टू, अब इसको अगर हम देखें तो माइनस से 10 ये आपका कांस्टेंट है, इसके अलावा sin 2 आयोटा कांस्टेंट है, तो sin 2 आयोटा को हमने लिख दिया यहाँ। अब बचा cos 2x, और cos 2x का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं साइन 2x, x का गुणांक 2 है तो डिवाइड कर दिया, लिमिट -1 to 1, तो लिमिट आ गया -1 to 1, प्लस 10 आयोटा, और cos 2 साइन 2 कांस्टेंट है तो इसको भी इंटीग्रेशन से बाहर लिखिएगा। अब cos 2 आयोटा y का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं साइन 2 आयोटा y, और y का जो गुणांक है 2 आयोटा है, इसलिए 2 आयोटा से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा, और लिमिट आपका -1 to +1 हो जाएगा, इक्वल टू -10 साइन 2 आयोटा अपॉन 2, तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर कर देता हूँ भाई। अब अपर लिमिट 1 करोगे तो साइन 2x में x के स्थान पर आप लोग जैसे ही 1 करोगे तो ये हो जाएगा साइन 2, माइनस लोअर लिमिट आप लोग करोगे -1 तो ये बन जाएगा साइन -2, प्लस 10 आयोटा साइन 2, और ये 2 आयोटा तो कांस्टेंट है इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया 2 आयोटा। अब अपर लिमिट 1 कर देंगे अगर, तो ये बन जाएगा साइन 2 आयोटा y का वैल्यू 1 कर दीजिएगा, तो साइन 2 आयोटा माइनस, अगर -1 कर देंगे आप लोग y का वैल्यू, तो -1 करने पर ही हो जाएगा साइन -2 आयोटा, इक्वल टू, अब देखिए ये बन जाएगा -5 साइन 2 आयोटा, और इंटू साइन 2 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन 2, ठीक है भाई, और यहाँ ये 2 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास में बचा 5 आयोटा
साइन 2 और यहाँ से आपके पास में आ गया साइन 2 आयोटा माइनस, हम जानते हैं साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन 2 आयोटा। इसको हटा देते हम एक बार। तो अब देखिए भाई क्या बनेगा, इक्वल टू माइनस, देखो साइन 2 प्लस साइन 2 तो बन गया 2 साइन 2 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस से 10 साइन 2 आयोटा साइन 2 प्लस, इसको देखिए साइन 2 आयोटा प्लस साइन 2 आयोटा, तो ये बनेगा 2 साइन 2 आयोटा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10, ये आयोटा यहाँ कैंसिल हो चुका है भाई आयोटा से, तो ये बचेगा 10 साइन 2 आयोटा। अब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो टोटल इंटीग्रेशन आपके पास में हो गया 0, इसलिए कॉची समाकल प्रमेय सत्यापित होता है।